मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, रणधीर कुमार है, अमित कुमार है, खुशबू, विकास, अर्जुन कुंभकर, अब बहुत तेज नाम हो गए, अर्पित, शोभा कुमारी, गौरव ठाकुर, अनिल कुमार, गौतम प्रताप सिंह, शिवाजी कुमार, प्रियांशु, प्रतिभा, रणधीर, बस अब नाम नहीं पड़े जा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं और हम आज कोशिश करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी खत्म कर लें और कॉन्ग्रुएंसी खत्म करने के बाद अगला कॉन्सेप्ट भी शुरू कर लें। आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी आज कितने टाइम में खत्म होती है। अगर लंबी जाना पड़ा तो लंबी लेके जाएंगे क्लास। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार, कॉन्ग्रुएंसी में मैंने कुछ सवाल थे पिछली क्लास में जो जहां तक मैंने कराए थे, उसके बाद बाकी ऐसे ही सवाल थे सेम जो कराए थे। तो वो सारे के सारे सवाल आपने होमवर्क में करना है। जहां से ठीक सवाल है वहां से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया बढ़िया सवाल समझो, यहां से चालू हो गए 38 से। पीछे जो पढ़ाया कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक पढ़ाया, कॉन्ग्रुएंसी की टर्म्स पढ़ाई हैं, जिससे आप चीजें समझ पाए। ये जो चीजें हैं ये हैं आपकी मजेदार चीजें कॉन्ग्रुएंसी को लेके। अबे तू क्यों नाराज हो रहा है? आई, आप पहले सवाल पढ़िए, तब तक मैं कुछ कार्रवाई कर लेता हूं सवाल से। आप करते रहिए। आप पढ़ते रहे। अब आता हूं मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बात करने। देखिए, जो सवाल ने कहा, जैसा कहा वैसा मैंने काम किया। फिर उस बच्चे कह रहे हैं आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा। ज्योमेट्री के लिए एक अलग नोटबुक होनी चाहिए। एक एक सवाल फिर अपने हाथ से, क्वेश्चन नहीं लिखना पहली चीज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, वो नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। मैंने जब से ज्योमेट्री स्टार्ट की है तब से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीक्वेंस वाइज आपके पास होना चाहिए, जिस सीक्वेंस से मैंने क्लास में कराया। एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो कि आप कॉपी करके उतारे नहीं। सबसे पहला काम है पूरी क्लास को रफ कॉपी पेन लेकर रगड़ो, समझो, सारा जो जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो सारी चीजें करो ज्योमेट्री की। उसके बाद फेयर नोट्स बनाओ, समझो जैसे स्कूल में कॉपी चेक हो रही है। ध्यान रहे, क्वेश्चन एक सिंगल भी नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन की नंबरिंग वही लेनी है जो क्लास में है। चुपचाप से क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास आई जाती है क्लास के बाद, क्वेश्चन का नंबर वहां से देखना है और उसके बाद खटाखट उसका सॉल्यूशन अपने हाथ से कॉपी में साफ सुथरी फिगर बना बना के करना है। देखिए ज्योमेट्री क्या है, खुशी साहू जी कह रहे हैं कि मेरा जन्मदिन, आपको जन्मदिन मुबारक हो। ज्योमेट्री क्या कहती है कि भाई एक एक चीज की ना प्रैक्टिस करो। आप बार बार 50 ट्रायंगलें बनाओगे तब जाके आपको ये एहसास तैयार होगा कि किस सवाल में ट्रायंगल कैसे बनेगी, है ना? तो बहुत जरूरी है। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। सवाल कह रहा है मुझसे, सवाल मुझसे ये कह रहा है कि भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं एक ट्रायंगल ये वाली बना लूं
उठा के नीचे रख देता हूं। एक ट्रायंगल में ये वाली बना लो, उठा के नीचे रख दो। ए बी डी, ए ई सी। तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि सर अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। भाई ये तो ज्योमेट्री का नियम है, मेरा नहीं, ज्योमेट्री का नियम है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो तीसरी साइड के साथ जो कोण बनता है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, तो मेरे बेटे एक बात समझना कि मान लो ये थीटा है, समझने के लिए, तो ये भी थीटा होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा है, तो सर ये वाला जो कोण होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये भी सर 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही आपस में बराबर होंगे 180 माइनस थीटा के। जरूरी नहीं है कि आप थीटा लिखें, जरूरी इस बात से है कि आप उस एंगल को समझें, है ना। अब मेरे बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप शायद इस बात को भी बखूबी समझ गए होंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर दी हुई है सवाल ने, कि भाई ए डी और ए ई बराबर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ए डी और ए ई बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए ई सी, दोनों ही त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम हो गए। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये वाली साइड है 3x+1, ये वाली साइड है y+1, ये वाली साइड है 34 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 9 सेंटीमीटर। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। हमसे पूछा था क्या, x+y का मान ज्ञात करो। अब जरा ध्यान देना, अगर बात ये है मेरे बाबू, तो यहां इस वाले एंगल के सामने 3x+1 है और यहां इस वाले एंगल के सामने है 34, तो दोनों बराबर होंगे। तो 3x या 33, क्योंकि एक उधर जाएगा माइनस का, घटाओगे तो x की वैल्यू 11। यहां डबल के सामने 9 है और यहां इसके सॉरी 3 के सामने y+1 है, तो y की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 8। अब हमसे पूछ रहा है x+y की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 8, तो आंसर होगा 11 और 8 19 सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 19 सेंटीमीटर। कितना मेरे बच्चे? 19 सेंटीमीटर। अब यहां से अच्छे सवाल होने स्टार्ट हो, अब हल्के सवालों का जमाना गया। अगला सवाल आप खुद करेंगे।
देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है दिए गए चित्र में AD बराबर A, दिए गए चित्र में AD बराबर A, AD बराबर A है, बहुत बढ़िया। BD बराबर EC, BD और EC दोनों बराबर है। AC की लेंथ है 4√3, 4√3। तो कुल मिला के AB की लेंथ पूछ रहा है क्या है, क्योंकि AB की लेंथ निकल जाएगी तो हाफ ऑफ AB स्क्वायर करना कौन सा मुश्किल काम होगा किसी भी भाई के लिए। तो अब देखना मेरे बच्चे, अगर ये दोनों ही साइडें बराबर हैं तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये दोनों कोण बराबर होंगे तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। पिछले वाले में समझाया आपने, कहा ओके रिपोर्ट है। अगर ओके रिपोर्ट है तो फिर कहानी हटाते हैं। अब मोटी मोटी बात समझने की कोशिश करिए कि दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई। क्यों कोंग्रुएंट हो गई? क्योंकि ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से मेरे प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुजें कोंग्रुएंट हो गई। साइड एंगल साइड से मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही त्रिभुजें आपस में क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई। अगर दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कोंग्रुएंट हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज बराबर होगी। तो यहां भैया इस कॉमन एंगल के सामने वाली साइड 4√3 है, तो यहां दोनों कॉमन एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी? 4√3। कौन सी दो कोंग्रुएंट हुई है? ध्यान है ना, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कोंग्रुएंट हुई है। तो भैया ये वाली साइड आ गई 4√3, यानी AB की वैल्यू 4√3 आ गई। तो अगर ये 4√3 है तो हमसे पूछा क्या है? हाफ ऑफ AB स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 2 8 16, 8 24। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कह रहा है दी गई आकृति में PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। PQRS, मेरे बच्चे जिस सवाल में फिगर दे रखी होगी उस सवाल में फिगर मैं भी ऐड ऑन करूंगा, जिसमें नहीं होगी उसमें मैं भी ऐड ऑन नहीं करूंगा। तो मेरे बच्चों PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की कहानी ये होती है कि ये वाली साइड की लेंथ और ये वाली साइड की लेंथ बराबर भी होती है, यानी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। यानी ये लेंथ अगर A है तो ये वाली लेंथ भी A होगी, मतलब ये वाली लेंथ अगर A है तो ये वाली लेंथ भी मेरे बच्चे A होगी। समानांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कहता है PQ की लेंथ है 4, P कहाँ है? अच्छा ये वाली लेंथ 4 दे रखी है, माफ करिए। तो अगर ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी होगी 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा PT का मान ज्ञात करो। PT, P से लेके T तक का मान ज्ञात। आओ भाई, आइए बाबू, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। आप कहें क्यों इक्वल होंगे? ध्यान दोगे तो जेड बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जेड। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुए, इन्हें हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड के कोण। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे भी ध्यान देना क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इन्हें हम कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने कहा सर ये बात तो ठीक है। हम ये बात भी कह रहे हैं कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, यानी मैंने तीनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करके दिखा दी कि बाकी चीजों का काम बाद में। मैंने कहा कि भाई ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा।
ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले इतनी बात को खुल के मन में सेट करिए, बाकी चीजें बाद में। अब देखिए, अब सवाल ने कहा है कि भाई यू जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। यू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, कि भाई क्यू आर का मध्य बिंदु है यू। अगर यू मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर यू मिड पॉइंट है, ये वाला बिंदु मध्य बिंदु है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर होगी, क्योंकि यू मिड पॉइंट है। आपने कहा हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप कहें कैसे हो जाएंगे सर? बता रहा हूं। ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, एंगल साइड एंगल। ऐसे ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, दोनों ही ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गए। आपने कहा ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही जवाब होगा। इसका मतलब ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो उसने पूछा था पीटी की लेंथ बताओ, तो पीटी की लेंथ हो जाएगी मेरे बच्चों 8 सेंटीमीटर। पीटी की लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, कि जब भी किसी पैरेललोग्राम में यहां से कोई लाइन खींची जाए जो सामने वाली साइड को ऐसे टकराए बढ़े हुए भाग को, और ये मिड पॉइंट से गुजरेगी, तो अगर इसकी लेंथ 4 होगी ना, तो हर हाल में इसकी लेंथ 8 होगी, यानी डबल होती है। आई देखिए यार, सवाल में कह रहा है आरेख जिसमें ईबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, एबीएल एक रेखाखंड है जो ई बीसी का मध्य बिंदु है। ई जो है मेरे प्यारे बच्चों बीसी का मध्य बिंदु है। यदि सी डी 11 सेंटीमीटर है, सी डी 11 सेंटीमीटर है, तो ए एल की लेंथ बताओ। तो आंख बंद करके कह दो कि 22 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी मेरे बच्चे? 22 सेंटीमीटर होगी, सोचना ही नहीं। करिए मेरे बच्चे, तब तक आप जिन सवालों में फिगर नहीं है उनमें नहीं है, मैंने भी नहीं दे रखी है। सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। कहता है एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी में कोण बी के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है। यानी मेरे बच्चे ये ए है, ये बी है, ये सी। तो सवाल में कह रहा है कि भैया अगर हम इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दे, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दे, एंगल बाइसेक्टर खींच दे मतलब हमने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है भैया। सवाल में कह रहा है कि ये कोई एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कि ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, और एडी एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है।
एडी ये कोई लाइन है जिसने इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। दिस पॉइंट इज डी। एक बार लैंग्वेज पढ़े फिर आगे बताऊंगा। सवाल में कह रहा है कि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि डीई इज ड्रॉन थ्रू डी एंड पैरेलल टू बीसी। कह रहा है जी एक लाइन है डीई। डीई एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल खींची गई है। डीई एक लाइन है दैट्स ए डी। डीई एक लाइन है और जो डीई लाइन है ये बीसी के पैरेलल है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। इफ द लेंथ ऑफ एसी, अब कह रहा है एसी की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ एई, तो कह रहा है जी एई की लेंथ बतानी आपने क्या होगी, ये मेरा सवाल है। आइए मेरे बच्चे, जैसा मैंने कहा कि सवाल बहुत खतरनाक है। ध्यान देना। मैंने इस लाइन को आगे खींच दिया। थोड़ी देर के लिए जिस चीज को मैं पढ़ाऊं बस उसी पे आप फोकस करना, बाकी चीजों पे फोकस है नहीं करना है आपने। एट एनी हाउ आप फोकस नहीं करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को हटा रहा हूं यहां से। अब भाई मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आप बस ये बता दीजिए क्यों है सर्वांगसम। मैं आपको रीजन दूंगा कि मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप कहेंगे हाँ जी ये तो आपने नागिन बना रखी है तो स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक सीधी रेखा है, अगर ये एक सीधी रेखा है तो यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर या 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल। और ये सीधी रेखा है, अगर ये सीधी रेखा और ये कोण 90 डिग्री का है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों की दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों है सर्वांगसम, उसका कारण है कि भैया ये वाली जो लेंथ है ना, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है जी, दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज दोनों में कॉमन है। तो बच्चे ये हुआ एंगल, ये हुई साइड, ये हुआ एंगल, तो एंगल साइड एंगल। अब यहां आओगे तो ये हुआ एंगल, ये हुई साइड और ये हुआ एंगल, तो एंगल साइड एंगल क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंगल साइड एंगल से दोनों की दोनों त्रिभुजें क्या होंगे, सर्वांगसम हो गई। देखिए ज्योमेट्री में हर चीज आसान नहीं मिलेगी, ज्योमेट्री बहुत मतलब डीप से समझने वाली चीज है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई तो इससे सिद्ध हुआ कि भैया हर चीज बराबर होगी। हर चीज बराबर होगी तो यहाँ 90 के सामने वाली साइड ये और यहाँ 90 के सामने वाली साइड ये बराबर हो गया। यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड ये, यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड ये भी बराबर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है और ये सीधी लाइन में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये और ये दोनों बराबर आ रही है। आपने कहा हाँ, और सर अगर ऐसा है तो हटाते हैं वो बंदिशें। भैया ये था ई, ये था सी। अब बाकी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि ए, ये था कोई पॉइंट मान लो एम, ए एम सी ट्रायंगल में ले रहा हूं, ए एम सी ट्रायंगल ले रहा हूं, डी इसका मिड पॉइंट है, तो मैं एक नई ट्रायंगल बना रहा हूं दैट इज ए एम सी।
ए एम सी, और मेरे बच्चे डी इसका मिड पॉइंट है और ई एक पैरेलल है, डी इसका मिड पॉइंट है और सवाल में एमसी के पैरेलल यहां कोई लाइन है ई। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे एक बात था ना, ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। तो और ये मिड पॉइंट है ही, तो इसका मतलब ये 1:1 है, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। तो 12 को 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये लेंथ 6 सेंटीमीटर आएगी और ये लेंथ भी 6 ही सेंटीमीटर आएगी। और गौर से देखोगे तो आपसे जो पूछा हुआ था वो ए ई की ही तो लेंथ पूछी हुई थी भैया, ए ई की ही तो लेंथ पूछी हुई थी कि भाई ए ई की लेंथ कितनी होगी, तो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता चला कि ज्योमेट्री कितनी प्यारी चीज है। करिए जी। देखिए सर, सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 54 डिग्री का है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 54 डिग्री का, बिंदु डी से ए बी का लंब समद्वि भाजक। आओ यार, एक चीज बतानी है। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एंडिकुलर बाइसेक्टर। समकोण समद्विभाजक, समकोण समद्विभाजक, समकोण समद्विभाजक क्या होता है जी? समकोण समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो एक ऐसी लाइन होगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी और इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। यानी परपेंडिकुलर भी होगी मेरे बच्चों और परपेंडिकुलर भी होगी भाई, और इसे दो बराबर भागों में बांटेगी। यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो, ये दोनों ही लेंथ आपस में बराबर होगी। यानी समकोण समद्विभाजक का मतलब हुआ कि भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटेगी और समकोण भी होगी। ठीक है जी, होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब। अब सवाल में क्या कह रहा है, कहता है ट्रायंगल है एबीसी। तो मेरे बच्चे, ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली। तो आपने कहा जी ओके है, ट्रायंगल बना दी एबीसी। अब साहब एक चीज बताना, ये ट्रायंगल बन गई, ये त्रिभुज बन गई मेरे बच्चों ए बी सी। तो सवाल में कह रहा है कि एंगल सी जो है वो 54 डिग्री है, सी 54 डिग्री है। बिंदु डी से ए बी का लंब समद्विभाजक, कहते हैं डी से ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा गया। मतलब एक ऐसी लाइन खींची गई जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी बना रही है और इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रही। यानी यहां इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा और दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। और ये सारी कार्रवाई जो की गई है ये किसी पॉइंट डी से की गई है। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, डी से ये सारी कार्रवाई की गई है। तो डी से ए बी पर का लंब समद्विभाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है, यहां ई पर मिलता है, ये वाला पॉइंट है ई। ठीक है जी। ई ए सी, ई ए सी जो है वो 42 डिग्री है।
ये वाला कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 42 डिग्री। ई ए, नहीं नहीं मैंने गलत बना दिया ना। ए, डी से ए बी का लंब समद्वि भाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है। डी से ए बी का लंब समद्वि भाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है। माफ करिए गलत बना दिया मैंने। सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई जो एंगल बाइसेक्टर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऐसे है। डी से ए बी का लंब समद्वि भाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है। ठीक है, यानी यहां कोई पॉइंट है डी और कह रहा है जी यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है जो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा और ये बीसी को किसी बिंदु ई पर टकरा रहा है, ऐसे वो कह रहा है। ई ए सी 42 डिग्री, ई ए सी 42 डिग्री। ई ए सी दैट इज 42 डिग्री, ये 42 डिग्री। तो ए बी सी का मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ये आपका सवाल। पहले आराम से सवाल को पढ़िए, डाटा चेक करिए, फिर सवाल पे आगे बात करेंगे। जितना पढ़ोगे उतना बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। आइए मेरे बच्चे, अब आते हैं इस सवाल को डीपली सोल्व करने में। बहुत सारे भाई फिर वही कमेंट करते हैं, आपको लगता है ज्योमेट्री इतनी आसान है। बहुत सारे ढक्कन तो इस बात पे लगे हुए हैं कि सर ज्योमेट्री कब खत्म होगी। बहुत मुश्किल है भाई अगर इस एटीट्यूड में रहोगे तो। अगर ध्यान दे पाओ तो सोचना सीखना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली और ये वाली। आप कहें कैसे जी? बता रहा हूं कैसे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्यों है कॉन्ग्रुएंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखिए, इन दो ट्रायंगलों की बात हो रही है, बिल्कुल। तो ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये वाली चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस वजह से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, बिल्कुल। चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए ये 90 है और ये 90 है, बिल्कुल। तो मेरे बच्चे अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो साइड एंगल साइड की वजह से दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गई। साइड एंगल साइड की वजह से मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्व अंग समान हो गई, सर्वांग सम हो गई। और अगर ये बात सही है कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब इसकी हर चीज बराबर होगी। हर चीज बराबर होगी मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है जी। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चों में आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, जवाब दीजिएगा कि बेटा ये ट्रायंगल है, ये 54 डिग्री है, ये 42 डिग्री है। ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है ये वाला? आपने कहा जी है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 54 जमा 42 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो 54 जमा 42 जोड़ोगे तो 54 जमा 42 जोड़ोगे तो आएगा 4 2 6 5 4 9, तो ये आएगा 96। अगर ये पूरा कोण 96 डिग्री है, पूरा कोण 96 डिग्री है, पूरा कोण 96 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा कोण अगर ये 96 डिग्री आ गया तो 96 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये वाला एंगल आएगा 48 डिग्री, ये वाला एंगल भी आएगा 48 डिग्री। अब आप ये बात तो बखूबी समझते हैं कि ये 48 है, ये 90 है, तो ये 90 है, ये 48 है, तीनों कोणों को 180, तो ये कितना आएगा? 180 से घटाएंगे तो ये वाला एंगल आएगा 42 डिग्री का। और यही आपसे पूछा हुआ था कि एंगल बी की वैल्यू बताओ, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 42 डिग्री। बहुत सारे ढक्कन कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, तो आंसर होगा 42 डिग्री।
तभी कह रहा हूं ज्योमेट्री का एक एक सिंगल क्वेश्चन तरीके से करना है, वरना ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, आप खत्म नहीं कर पाएंगे ज्योमेट्री को कभी भी। करिए। आओ मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। कहता है जी ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें भुजा बी सी का मध्य बिंदु है एम एंड एन इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए बी सी। एन कोई इसके अंदर कोई पॉइंट है, सॉरी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ए बी का मध्य बिंदु है एम और मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे। एन इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। कहता है कि सी एन जो है वो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है भैया, सी एन जो है भैया एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। लेट्स से दिस इज पॉइंट एन और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो। Such that CN is the bisector of angle C and CN is perpendicular to NB. CN is perpendicular to NB. कह रहा भैया CN जो है वो परपेंडिकुलर है NB के ऊपर। कह रहा है CN परपेंडिकुलर है NB पे। बहुत बढ़िया जी, आगे CN is perpendicular to NB. What is the length of MN? तो कहता है MN की लेंथ क्या होगी? If BC लेंथ is 10, कहता है अगर BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर, अगर BC की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है तो सवाल में, और AC की लेंथ है 15, ये 10 है, ये लेंथ है 15, तो हमसे पूछ रहा है MN की लेंथ क्या होगी। अब करिए सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है, आइए ध्यान देना। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, यहां तक लेके चला गया, कोई दिक्कत आपको नहीं, ये एन मैंने यहां रख दिया, आपने कहा ओके रिपोर्ट है, ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल। अब जरा गौर फरमाइएगा, देखिए पेपर के क्वेश्चन है जो एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा सर पता नहीं कहां से लेवल उठा रहे हैं, उठा नहीं रहा हूं, ज्योमेट्री में अच्छा लेवल आता है, ज्योमेट्री में अच्छा लेवल आता है। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों मैं दो ट्रायंगल पे चर्चा करना चाह रहा हूं, एक तो इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है जी, और एक इस वाली में। ये दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आप कहें सर क्यों है कॉन्ग्रुएंट, उसका कारण समझाता हूं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि भैया ये वाली जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है, बिल्कुल है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है ना, थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो बाबू मेरे ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ऐसे ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, तो आपने नाम सुना है ना एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड अगर आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों की दोनों ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगी तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये पूरी लेंथ कितनी है 15,
ये यहां से यहां तक की कितनी आ गई 10, तो ये लेंथ कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों 5, तो ये लेंथ आई 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात है कॉन्ग्रुएंट है तो हर चीज बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये कॉमन होगी तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी। यानी मोटी बात आप ये भी समझ गए कि एन जो है ना सर, अगर इसका नाम मैं डी रख दूं तो एन जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, क्योंकि इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। आपने कहा जी ये बात तो ठीक है, हम इस बात को स्वीकारते हैं। अगर स्वीकारते हो तो फिर आ जाइए आगे। अब इससे आगे की कार्रवाई चालू होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, इन वाली साइडों को हटा दे रहा हूं यहां से, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं। ठीक है जी। मेरे बच्चों एक बात बताना, ये है डी, ये है डी, ये है मेरे प्यारे बच्चों एन, ये है एन। अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाली साइड का भी मिड पॉइंट एम है, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर दे रखी थी, और इस वाली साइड का भी मिड पॉइंट क्या निकाल प्रूफ कर दिया हमने, एन प्रूफ कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज नोटिस की कि इस साइड का मिड पॉइंट एम है, इस साइड का मिड पॉइंट एन है, और अगर हम किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, जब हम किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, तो जो लाइन बनेगी, जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी आधी भी होती है। तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सवाल में यही पूछा था कि भाई लेंथ कितनी होगी, तो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी डी सी, ए बी डी सी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी डी सी, सी डी नहीं, डी सी इज ए पैरेललोग्राम। लेट्स मेक एन पैरेललोग्राम। अब आपको ये शायद पता नहीं चल रहा होगा कि किधर बनेगी, कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से बनेगी, जब धीरे धीरे सवाल करेंगे उसके बाद बनेंगे। जिसमें विकर्ण एडी, कहता है जिसके अंदर एक डायगोनल है एडी, लेट्स से एडी इज डायगोनल, एडी एक डायगोनल है, जिसमें विकर्ण एडी और बीसी परस्पर एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। कहते हैं दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस माइट बी द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ओ। ए और डी एफ, ए ई और डी एफ भुजा बीसी पर ई तथा एफ पर लंबवत है। आओ भैया, सवाल में वो ये कह रहा है कि ए ई और डी एफ यहां परपेंडिकुलर है, ए ई और डी एफ यहां परपेंडिकुलर है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखना सीक्वेंस ए बी सी डी मत करना, उसने लिखा था ए बी डी सी, तो ए बी डी सी मैंने लिखा। पहला है कि क्या ए बी सी डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है। आओ भैया इस बात को समझते हैं कि ए बी सी डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आओ बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे। अगर इस वाले सवाल में बात करूं कि ए बी सी
कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ए बी सी ये वाली बात कर रहा था, ये सब हटाने पड़ेंगे, ये सब भैया हटाने पड़ेंगे। ए बी सी और डी सी बी, ठीक है, ये वाला डायगोनल हटाना पड़ेगा। आओ, पहली स्टेटमेंट है कि ए बी सी ये वाला जो ट्रायंगल है क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा डी सी बी के, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली चीज तो ये कि पैरेललोग्राम में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। दूसरी चीज, आना अब जरा यहां, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, ये वाला जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इन्हें हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट नहीं, एकांतर अंतः खंड के कोण कहते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां भी जेड बनता दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। ये भी इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि क्या जो पेयर है वो ठीक है। आओ, आओ मेरे बच्चे, तो देखो यार ये वाला इसके बराबर होगा, आमने सामने के कोण बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीसीबी के। तो देखो यार एंगल ए और डी इक्वल होने चाहिए, तो ए और डी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होना चाहिए, यानी इसका एंगल बी और इसका एंगल सी इक्वल होगा, और इसका एंगल सी और इसका डी, इसका सी और इसका डी बी बराबर होगा। तो ये बात तो सही है कि दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों हमको नहीं। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए ओ ई और डी ओ एफ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। आओ भाई अब इसको भी समझने के प्रयास करते हैं। मेरे बच्चों अब जरा ध्यान देना, मैं चर्चा कर रहा हूं इन दो ट्रायंगलों पे, इन दो ट्रायंगलों पे क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। हाँ जी होंगी। आप कहें क्यों होंगी सर, कारण समझाता हूं क्यों होंगी, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। यानी अगर ये समकोण त्रिभुज है ना, सॉरी समानांतर चतुर्भुज है, तो जो लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी, जो लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। मतलब ये जो होता है ना, ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का। तो अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ये मिड पॉइंट है डायगोनल का, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इतनी बात समझ गए तो क्या ही समझाऊं मैं तुमको, क्या समझा दूं तुमको यार, बताओ। तो ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण हुए, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। तो मेरे बच्चे जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा, यानी ये तीसरा एंगल और ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा। और अगर इस लिहाज से देखोगे तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड नहीं सॉरी
फिर से बता रहा हूं, ये डबल एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये डबल एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये साइड ना सॉरी एंगल साइड एंगल की वजह से कोंग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। एंगल साइड एंगल की वजह से मेरे प्यारे बच्चे दोनों कोंग्रुएंट हो गए, या डबल ए एस की वजह से भी आप कोंग्रुएंट कह सकते हैं। अब हमसे सवाल में पूछा दूसरा कि क्या ए ओ ई और डी ओ एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे? ए ओ ई और डी ओ एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे, 500% कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसमें कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा। तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यहां कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। बात समझाई थी। अब आते हैं भाई तीसरे बिंदु पे, इसके तीसरे में है ए ई बी। ए ई बी और डी एफ सी क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? ए ई बी, ए ई बी क्या कॉन्ग्रुएंट होगी डी एफ सी के? बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि यहां से बड़ी सारी चीजें आप सीखने जा रहे हैं। आओ बाबू, ज्योमेट्री में हार नहीं माननी, लगे रहना, धीरे 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 समझ में आएगा। आओ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी समझाई एक चीज आपको, क्या आप इस बात को समझिए कि जितनी लेंथ इस चीज की होगी ना, उतनी ही लेंथ इस चीज की भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर होगी। आपने कहा ठीक है, यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ओसी जो होगा वो बेसिकली बराबर होगा ओबी के। आपने कहा ठीक है। और अगर मेरे बच्चों ऐसा है तो आपने अभी एक चीज नोटिस की कि मैंने ये बताया कि एक ट्रायंगल में ये वाली ले रहा हूं, और एक ट्रायंगल में ये वाली ले रहा हूं। हमें करना था ए ई बी, ए ई बी और डी एफ सी, तो ए ई बी नहीं बनाया ना मैंने, शायद ये वाला बनाना था, ए ई बी एक ट्रायंगल है ए डी एफ सी। आओ मेरे बच्चे, अब मैं नाम रखता हूं, ये था ए, ये था ई और ये था बी, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये था मेरे प्यारे बच्चों क्या, डी, ये था सी और ये था एफ, ये परपेंडिकुलर। मेरे बच्चे एक बात बताना, मैं अगर बात कर रहा हूं ए ई बी की, ए ई बी की, तो जो ई बी है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ईओ प्लस ओबी। और ये मैंने अभी आपको समझाया कि बेटा ये जो लेंथें होंगी हमेशा बराबर होंगी। अगर ये लेंथ ए सेंटीमीटर है तो आंख बंद करके मान लीजिए ये वाली लेंथ भी ए ही सेंटीमीटर होगी। आपने कहा ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले ये भी समझाया कि ये दोनों ट्रायंगल भी छोटी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसलिए ये लेंथ अगर मेरे बच्चों x सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी x सेंटीमीटर होगी, इसमें भी दो राय नहीं है। यानी मेरे बच्चे ईबी की अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं क्या होगी तो आप कहेंगे x प्लस ए, ईबी की जो लेंथ होगी वो x प्लस ए होगी। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली लेंथ बताओ, एफ सी की लेंथ बताओ, तो यहां से यहां तक की लेंथ ए है और ये लेंथ एक्स है, तो ये लेंथ भी ए प्लस एक्स होगी। आपने कहा ठीक है, हमें ये कोई दो राय नहीं है, इसमें हमें इतनी बात में कोई दो राय नहीं है। आप शायद ये बात भी अच्छे से समझते होंगे कि भैया सी डी की जो लेंथ है और ए बी की जो लेंथ है वो बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, और अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें हैं तो वो इक्वल होती हैं। दूसरी चीज,
आपने देखा था कि हमने ये प्रूफ किया था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो जितनी लेंथ इस एल्टीट्यूड की होगी उतनी लेंथ इस एल्टीट्यूड की होगी, मतलब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी। हाँ है ना। और यहां देखोगे तो ये लेंथ तीसरी साइड के बराबर होगी, तो ये साइड ये साइड ये साइड उसकी भी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड है आपस में बराबर आ गई मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। साइड 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 की वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हाँ है ना, मेरी बात आप समझ पाए? बहुत बढ़िया। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? अब मेरे बच्चे हम बढ़ते हैं आगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे। क्या एडीसी और ए बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी? एडीसी और एबीडी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी? आओ जरा देखते हैं। एडीसी क्या कॉन्ग्रुएंट होगी एबीसी के, एबीडी के? आओ मेरे बच्चे इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। आओ मेरे बच्चों, हमें चाहिए ए डी सी और अगली चाहिए ए बी डी, तो मतलब हमें ये फालतू चीजें नहीं चाहिए। आओ मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे। देखो यार, ये तो तय है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसका कारण क्या है कि भैया ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड तीनों में कॉमन हो जाती है, तो इसलिए वो सवाल भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा। देखिए कह रहा है कि इस वाली ट्रायंगल का एंगल ए और इस वाली ट्रायंगल का एंगल ए दोनों बराबर होंगे। क्या ये बात सही है? अगर ए डी सी की बात कर रहा हूं, ए डी सी की बात कर रहा हूं, तो जो एंगल ए है और जो ए बी डी कर रहा हूं, ए बी डी, इसमें एंगल ए क्या दोनों बराबर हैं? नहीं सर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, लेकिन जो नाम दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। जो नाम दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। अगर कॉन्ग्रुएंसी लेनी थी आपने ए डी सी की, तो आपने लिखना था कि भाई ए के कॉन्ग्रुएंट जो बनेगा वो बनेगा डी, हाँ है ना। फिर है डी, डी के कॉन्ग्रुएंट जो बनेगा वो बनेगा ए, और सी के कॉन्ग्रुएंट बनेगा बी। तो डी ए बी जो होती तो हम उसे लिखते हैं कि हाँ सर ये कॉन्ग्रुएंट है ना। तो सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है इससे बेहतरीन सवाल नहीं होगा। तू जो हाथ कहेगा तो मैं हाथ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AP, the bisector of angle A is perpendicular to BC at point P। कहता है एक त्रिभुज ABC में कोण A का कोण समद्विभाजक, पहले त्रिभुज बनाते हैं मेरे भाई, फिर बाकी सारी बातें बाद में। ये ट्रायंगल है ABC, इसमें कह रहा है कि एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, ये मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर है। AP बिंदु P पर BC के लंबवत है। कह रहा है कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर भी है आना, और ये किसी पॉइंट P के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, किसी पॉइंट P के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। बिंदु P पर BC के लंबवत है। BP और PC का माप, BP और PC का माप क्रम से x और 3y है।
ये x है, ये 3y है। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान देना, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने नहीं कहा, सवाल ने दे रखा है। ए बी और ए सी का माप 4x, ए बी 4x है मेरे प्यारे बच्चों, और ए सी जो है वो 5y जमा 21 है, 5y जमा 21 है। तो सवाल में कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। तो जो रात अब मेरे बच्चे बड़ा ही आसान है छांटना, कैसे कि सर ध्यान देना, ये वाली साइड क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई, बिल्कुल। ये वाला एंगल 90 का, ये वाला एंगल 90 का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल एंगल बाइसेक्टर होने से। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये बात हम समझ नहीं गए कि सर ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये कोण इस कोण के बराबर, तो एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल ए एस ए की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गई। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हर साइड इक्वल होगी। तो बाबू यहाँ 90 के सामने वाली साइड 5y जमा 21 है, और यहाँ 90 के सामने वाली साइड 4x है, ये बराबर होगी, बिल्कुल। यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने वाली साइड x है, और यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने वाली साइड 3y है, ये भी बराबर होंगे। मतलब x की जगह हम 3y लिख सकते हैं। तो अगर हम x की जगह 3y लिखेंगे तो 4x लिखना होगा, तो 4 से गुना करेंगे, 4x 4 3 12y, तो भैया आया 5y जमा 21। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू 3y, तो 3 चौक 12y है, तो 12 में से 5 गया, 7y बराबर 21 है, तो y की वैल्यू आया 3। y की वैल्यू 3 है तो 3 तिया 9, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 9। अब कहानी को बहुत प्यार से डिटेल से समझो। कहता है कि भाई y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू आ गई 9, यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने, यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने, और 5 90 5y 4x, तो हमने x की वैल्यू 3y रखी, तो 4 3 12y, किस तो y की वैल्यू 3। अब हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है 9, और y की वैल्यू क्या है 3, तो 9 में जमा 3 किया तो क्या है आंसर 12, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यार, दिए गए चित्र ए बी सी डी और ए बी ई एफ, कह रहा है ए बी सी डी बी और ए बी ई एफ दोनों ही पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज हैं। आर पैरेललोग्राम, कह रहा है दोनों ही पैरेललोग्राम है, कौन कौन सा, ए बी सी डी और ए बी ई एफ, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम। कौन कौन से हैं जी, ध्यान देना, ए बी ई एफ। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां से ये समझ में आना चाहिए कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा ई एफ के, और ए एफ इक्वल होगा बीई के, ए एफ इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों बीई के। दूसरी बात मेरे बच्चे, अगला पॉइंट समझो क्या, कि ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। तो हमें ये बात भी समझनी होगी कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है, ए बी जो ई एफ के इक्वल था, ए बी डी सी के भी इक्वल होगा, क्योंकि आमने सामने की बजाय बराबर है। आपने कहा ठीक है जी। अब ए डी और बी सी भी बराबर होंगे, ए डी और बी सी भी मेरे प्यारे बच्चों साइड है बराबर होंगे। सवाल में कह रहा है कि ए बी की वैल्यू है 4, तो मेरे बच्चे अगर ए बी की वैल्यू 4 है, नाराज क्यों हो रहा है भाई बोर्ड, अगर ए बी की वैल्यू 4 है तो ई एफ की वैल्यू भी 4 होगी, और बी सी की डी सी की वैल्यू भी 4 होगी। आपने कहा ये भी ठीक है। तो कह रहे डी ई का मान बताइए क्या होगा, डी ई का मान बताना, ये पूरी लेंथ निकाल के बतानी क्या होगी, ये हमारा सवाल है।
अब मेरे बच्चों जरा ध्यान देना, मेरी बात पे सुनना समझना। क्या सवाल ने ये दिया हुआ है कि दोनों डंडे डाल के खींचे हुए कि दोनों साइडें बराबर है, मतलब जितनी लेंथ बी ओ की है उतनी लेंथ ओ सी की, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और अगर सवाल कह रहा है तो आप ये बात जानते हैं कि ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा। सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। सर अगर इस नज़र से देखोगे आप इसे तो ये सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी। कौन कौन सी? ये दोनों। देखिए फिगर दे रखी थी, आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं लिखा कि बी और ओ सी बराबर है। अच्छा लिखा हुआ है, दे रखा है कि ओ बी और ओ सी बराबर है, तो दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी सर? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की वजह से दोनों ही त्रिभुजें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड की लेंथ 4 है, तो ये वाली साइड की लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? 4। तो ये 4, ये 4, ये 4, तो टोटल लेंथ हो गई मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ हो गई मेरे बच्चे डीई की कितनी? 12 सेंटीमीटर। देखिए यार सवाल में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू एफ डी, कहता है एफ डी और ए बी पैरेलल है, ए सी और जीई पैरेलल है, ए सी और जीई पैरेलल है, और बी डी और सीई बराबर है, बी डी और सीई बराबर है। देखो मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। कहता है सी एफ की लेंथ है भैया, सी एफ की लेंथ है 13, बी डी सीई के बराबर है, सी एफ की लेंथ है 13। तो कहता है ई जी की लेंथ ज्ञात करो, ई जी की लेंथ ज्ञात करो, क्या होगी? ई जी की लेंथ निकालनी है हमें, क्या होगी? देखो मेरे बच्चे ये वाली साइड समझने के लिए कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ये वाली लेंथ x है, तो नेचुरल है मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ भी x होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, दूर दूर तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, मान लीजिए। अब सर एक चीज और बताना, अगर इस साइड की लेंथ को मैं a मान लूं तो मुझे एक बात का आइडिया देना, और वो आइडिया ये कि सर अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। और साहब इन्हीं कोणों को हम कहते हैं क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों साइडें भी आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, ध्यान देना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी इक्वल होगा, इन्हें भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं दो त्रिभुजें बना रहा हूं सिर्फ आपके प्यार में। आओ एक त्रिभुज बना रहा हूं एफ एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं एफ डी सी, ध्यान देना एफ डी सी। एक त्रिभुज बना रहा हूं भाई एफ डी सी, एफ डी सी। तो डी ये वाला डबल एंगल, ये वाला सिंगल एंगल, नागिन। डीसी की लेंथ क्या हो गई? ए प्लस एक्स। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों दूसरा, अब ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में, अब मैं ये वाली त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान देना इसका नाम मैंने रखा जी बी ई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ये डबल एंगल है बी वाला? बिल्कुल। ई के साथ नागिन वाली लाइन है? बिल्कुल है साहब। ये भी बात जानते हो कि ये लेंथ x प्लस ए है? बिल्कुल साहब ये x प्लस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों
कि दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हो गई सर? ध्यान देना सर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाली साइड की लेंथ x प्लस है, इस वाली साइड की लेंथ x प्लस है, ये नागिन इस नागिन वाले एंगल के इक्वल, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देती, सर्वांगसम त्रिभुज बना देती। अगर सर्वांगसम त्रिभुज बना देती तो एफसी की लेंथ 13 है, तो डबल एंगल के सामने यहां 13 है, तो यहां पे भी डबल एंगल के सामने 13 ही हो, हाँ है ना। और आपसे यही पूछा होगा कि भाई ईजी की लेंथ याद करो, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 13। क्या होगा मेरे भाई? 13। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि AC और AE इक्वल है, AC और AE मेरे प्यारे बच्चों इक्वल है, AC और AE बराबर है, यानी AC और AE दोनों साइडें बराबर है, यानी AC और AE दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, AB और BD बराबर है, AB और AD दोनों बराबर है, BAD EAC के बराबर, BAD ये थीटा है, तो EAC ये वाला कोण भी थीटा है, BC 17 है, तो DE की लेंथ बतानी क्या होगी, DE की लेंथ मुझे बतानी क्या होगी। आइए मेरे बच्चे, अब मुझे दो ट्रायंगलें लेनी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, इस वाले एंगल को मैं अल्फा मान ले रहा हूं। आपने कहा ठीक है, अगर हम ऐसा मान ले रहे हैं तो ध्यान देना, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये ट्रायंगल ले रहा हूं। आपने कहा जी ले लो, यहां बना दीजिए, नाम रखो भैया, ये था ए, ये था डी, और ये था ई। ए के ऊपर मैंने डबल डंडे डाले हुए, एडी के ऊपर मैंने 3 डंडे डाले हुए, ये पूरा कोण है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। अगर मेरे भाई आप चाहते हैं कि ये मैं वहीं वापसी लेके जाऊं मैं, तो आप इसे ऐसे देखिए, अबे रुक, ये देखिए ADE ट्रायंगल मैंने वापसी से उठाई, ये कोण थीटा प्लस अल्फा था, ये साइड डबल डंडे, क्लियर है। अब मेरे बच्चे नई त्रिभुज बनाते हैं, नई त्रिभुज अब जो बनाएंगे वो ये वाली बनाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले ट्रायंगल को हम यहां नाम दे रहे हैं, ये था A, ये था B, और ये था C, ये है 3 डंडे, और ये था डबल डंडे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, ये वाला उठाया तो ये वाला एंगल पूरा क्या, थीटा प्लस अल्फा, तो ये वाला एंगल है मेरे भाई थीटा प्लस अल्फा, ये वाला एंगल है मेरे प्यारे बच्चों थीटा प्लस अल्फा, बिल्कुल ठीक चीज है। अब जरा ध्यान देना, दोनों ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे? साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, तो मेरे प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ही त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर ये दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? तो सर हर चीज बराबर होगी। तो ये वाला BC की लेंथ है 17, जो थीटा प्लस अल्फा के सामने है, तो यहाँ थीटा प्लस अल्फा के सामने वाली साइड है DE, ये लेंथ भी क्या होगी 17, और आपसे DEE ही पूछा हुआ, तो आंसर होगा 17।
ये कॉन्ग्रुएंसी के अच्छे लेवल के सवाल है जो आपको पढ़ने चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। कहता है ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और ए बी और बी सी बराबर है, मतलब ये वाली साइड और ये पूरी बड़ी साइड दोनों आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं। पहली ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाली, ध्यान देना। तो इस ट्रायंगल का नाम बना बी ई सी, ठीक है जी। और एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ले रहा हूं मैं ये वाली, दोनों में ही एंगल बी पूरा आता है, एंगल बी दोनों में ही पूरा आता है। एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ये नाम मेरे प्यारे बच्चों बी डी, और ये आया ए। अब जरा ध्यान देना, ये डबल एंगल लगाया था हमने और यहां पे भी डबल एंगल लगाया था। एंगल बी दोनों में ही कॉमन है, बिल्कुल। और साथ में उसने कहा था कि ए बी और बी सी भी बराबर है, यानी जो लेंथ ए बी की बी सी से होगी वो बराबर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, और ध्यान दोगे तो समझ जाओगे कि एंगल साइड एंगल, ऐसे ही एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हर चीज बराबर होगी। तो अब बाबू सवाल में ये कह रहा है कि भैया बीई की वैल्यू है 14, तो ये वैल्यू 14 है। तो यहाँ डबल एंगल के सामने वाली साइड 14 है, तो यहाँ डबल एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी 14। तो बीडी की लेंथ पूछी, तो बीडी की लेंथ होगी 14, तो ये लेंथ भी मेरे बच्चे 14 होगी। देखिए मेरे बच्चे, कहता है दी गई आकृति एक्स और वाई में एक त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं ए बी और ए सी पर, देखिए इस पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा। इन द गिवन फिगर एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये सवाल ने दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, और कह रहा है ए एक्स और ए वाई भी आपस में बराबर है। अगर मेरे बच्चों ए एक्स और ए वाई भी बराबर हैं, ए एक्स और ए वाई, तो आओ भैया ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं। आपने कहा जी एक ट्रायंगल ये हो गई, और एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वाली हो गया। दोनों में ही एंगल एक कॉमन है। हाँ जी, छोटी बना रहा हूं ताकि जगह कम है। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, ये थी ए वाई और बी, बिल्कुल, और ये थी ए एक्स वाई, ए एक्स वाई। पहली बात ये कि एंगल ए दोनों में ही सेम है। दूसरी बात ये कि ए बी और ए सी बराबर साइडें हैं, ए बी और ए सी, ये सी था, तो ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथ में कह रहा था ए एक्स और ए वाई भी बराबर है, तो ए एक्स और ए वाई भी मेरे बच्चे बराबर है। तो ध्यान से देखोगे इस सवाल में भी तो आपको पता चलेगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड, दो डंडा सिंगल तीन, दो सिंगल तीन, तो साइड एंगल साइड ये भी कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भैया हर चीज बराबर होगी। अब कह रहा था कि बाबू एक्स की जो वैल्यू है, एक्स सी कहां है, एक्स सी ये वाला, इसकी वैल्यू 12.5 है, तो वाई बी की वैल्यू क्या होगी, वाई बी
इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ सिंगल एंगल के सामने 12.5, तो यहाँ पे भी सिंगल एंगल के सामने होगी मेरे बच्चे 12.5। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी क्लियर करा रहा है, फिर मिक्स क्वेश्चन जो होंगे ना, सारी टाइप के जो होंगे प्रैक्टिस में, वहां मजा आएगा पढ़ने में। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि भाई एडी की लेंथ 3 है, यानी ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ 3 सेंटीमीटर, ऐसा सवाल कह रहा है। यानी एडी की जो लेंथ है मेरे बच्चों, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 3 है। तो 4 FB² की वैल्यू बतानी क्या होगी? तो सवाल में पूछ रहा है 4 FB की, ये वाली, यानी FB की वैल्यू निकालनी, उसका वर्क करना, 4 से गुना करना, ये हमारी कहानी। आइए मेरे बच्चे थोड़ा बड़ा करके समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। मैं एक ट्रायंगल तो ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली, ये वाली, ठीक है जी। ध्यान देना सी के अंदर क्या क्या है। एक ट्रायंगल तो ले रहा हूं ये वाली, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी। मोटी बात समझने की ये है कि अगर ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही मेरे बच्चों एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये वाली, इस पे फोकस करना। सर बिल्कुल ठीक चीज है, ये थीटा है, ये स्क्वायर था। एक ट्रायंगल, अबे मान जा भाई, एक ट्रायंगल मेरे पैर बच्चों में ये वाली ले रहा हूं, ये बी है, ये सी है, और ये एफ है। तो ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला कौन है? 90 डिग्री प्लस थीटा। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि ये वर्ग है, ये वाला वर्ग है। हाँ जी सर, और अगर ये वर्ग है मेरे बच्चे, तो आप ये बात खूबसूरती से समझते हैं कि AC की लेंथ और GF की लेंथ बराबर है, यानी जो लेंथ AC की होगी वही लेंथ FC की होगी। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी जानेंगे कि सर ये भी तो वर्ग है, तो ये भी वर्ग की भुजाएं, यानी जो लेंथ BC की होगी वही CD की होगी, जो लेंथ BC की होगी वही लेंथ CD की होगी। ये बात भी सही है। अब आ गया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें दे क्या रखा था? हमें दे रखा था AD की वैल्यू 3, बिल्कुल है। तो मेरे बच्चे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं कैसे प्रूव कराऊं? देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS से कॉन्ग्रुएंट होगी बाबू, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यहां 90 प्लस थीटा के सामने वाली साइड 3 है, तो यहां 90 प्लस थीटा के सामने वाली साइड भी 3 ही होगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों BF की जो लेंथ होगी वो यहां पे भी क्या होगी? 3। और यही आपसे सवाल ने पूछा कि भाई BF की लेंथ क्या होगी, तो 3 होगी। तो यहाँ पूछा 4FB², तो 3 3 का वर्ग क्या हुआ? 9, 9 चौक क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 36। तो आंसर होगा 36, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे। देखिए भाई सवाल में कह रहा है दिए गए चित्र में AB और DB बराबर है, AB और DB बराबर है, AC और DC बराबर है।
और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होनी है, कॉन्ग्रुएंट, ये तो तय है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो भाई कॉमन साइड के सामने ये वाला एंगल 3 डंडे खींच दे रहे, यहां 3 डंडे, यहां डबल के सामने 2, यहां डबल के सामने 2, यहां सिंगल के सामने 1, यहां सिंगल के सामने 1। अब कह रहा है कि ए बी डी 58 डिग्री, ए बी डी पूरा कोण है 58 डिग्री, तो 58 का आधा करेंगे, ये 29 आएगा, ये 29 होगा। ये तो हो चुका है सवाल, तो आसानी से कर लेंगे। अब डी बी सी की वैल्यू 29 है और वो दे रखा है 2x-4 के, इक्वेट कर देंगे। हाँ जी, ऐसे ही डी सी बी ये 63 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 63 होगा, तो ए सी बी की वैल्यू इक्वेट कर देंगे और एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ है ना, सेम तरीका। पढ़िए मेरे बच्चे। कह रहा है जी ट्रायंगल ए बी सी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी ऐसा है कि ए डी बीसी पर लंब है। कहता है जी यहां कोई पॉइंट है डी और इस तरीके से है कि ए डी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए डी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ई ए डी पर एक बिंदु है। सवाल में कह रहा है ई एक ऐसा बिंदु है ए डी के ऊपर, लेट से यहां कोई बिंदु है, ई ए डी पर एक बिंदु है, ए इज टू ई डी 5:1 है। ये मेरे प्यारे बच्चों 5:1 है। यदि बी ए डी 30 डिग्री है, बी ए डी ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री है, ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो बताइए tan ए सी बी, ए सी बी इस वाले एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूं, डी बी ई पहले इतना समझो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां कह रहा है tan ए सी बी 6, tan अबे भाई tan ए सी बी इसको मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और 1 6, 6 बटे बेस डीसी हो गया। आपने कहा बिल्कुल, तो 6 बटे बेस हो गया डीसी। पहले सिर्फ समझना भाई, ये एंगल मैंने मान लो ए सी बी है, इसको मैं सी ही रहने देता हूं, तो tan ए सी बी मतलब tan ये वाला एंगल क्या रेशियो बनाता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, परपेंडिकुलर 5 और 1 6 बना, बेस बना डीसी इक्वल टू 6 इंटू 10 डीबीई, डीबीई डीबीई ये वाला एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए tan डीबी इस ट्रायंगल में अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस हो गया बीडी। आपने कहा ठीक है। मेरे बच्चों 6 से 6 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि डीसी जो है वो बीडी के बराबर आया, डीसी जो है वो बीडी के बराबर आया, कि भाई डीसी और बीडी दोनों आपस में बराबर आ गए, डीसी और बीडी दोनों आपस में बराबर आ गए। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो अब अगली कहानी को समझिए। हमसे पूछा ए सी बी क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। अब जरा ध्यान देना भाई, आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों साइडें बराबर है, अब मेरे बच्चों एक बात तो ना, अगर उसकी स्टेटमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया कि बीडी और डीसी दोनों बराबर है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताना,
ये वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, इस वाली में और इस वाली में। बिल्कुल है सर। अगर ये दोनों में कॉन्ग्रुएंट है तो एक तो ये वाली साइड हो गई, ये वाला एंगल 90 हो गया, और एक ये वाली साइड हो गई। ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों 90-90 है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों की दोनों त्रिभुजें ही आपस में सर्वांग सम हो गई। कैसे हो गई? कारण क्या है सर? एक सिंपल सीधी सी बात यह है कि ये साइड दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ये साइड ये एंगल ये साइड, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों ही त्रिभुजें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहाँ इस साइड के सामने वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये 30 है, ये 90 है, ये 30 ये 90 है, तो 90 जमा 30, तो ये वाला कोण कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 60 डिग्री। और यही मेरे बच्चे आपसे पूछा हुआ था, यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज आपका कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर खत्म हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने बहुत ध्यान दिया होगा पढ़ने में, मजा आया होगा। अब आप कोशिश करिए कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का टारगेट लिया जाए, और दोनों कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से पढ़ के खत्म किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।